कहा जाता है कि सनद के हुक्मरान राजा डाहर को जब उमवी सालार मोहम्मद बिन कासिम के हाथों शिकस्त हो गई तो उनकी दो बेटियों सूर्या और प्रेमल को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा की हिलाकत के बाद खलीफा वलीद बिन अब्दाल मलिक के पास दाराल खिलाफा बगदाद रवाना कर दिया। खलीफा वलीद बिन अब्दाल मलिक ने जब बड़ी बेटी सूर्या से खलूत का इरादा किया तो सूर्या ने चाल चली और खलीफा से कहा कि मोहम्मद बिन कासिम पहले ही उनके साथ खलूत अख्तियार कर चुका है, चनांचा वो अब खलीफा के शायान शान नहीं रहे। गुस्से में खलीफा को तहकीक का होश नहीं रहा और उन्होंने इसी वक्त मोहम्मद बिन कासिम के नाम परवाना जारी किया कि वो जहां कहीं भी है खुद को कच्ची खाल में सलवा कर दाराल खिलाफा को वापस हों। मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा ही किया और दाराल खिलाफा के रास्ते में ही 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। ये कहानी किताब फतहनामा सनद इर्फ चचनामा में बयान की गई है। रवायत के मुताबिक उसके बाद राजा डाहिर की बेटी का एक तवील खिताब है जिसमें वो मोहम्मद बिन कासिम की आदिल हिकमरानी की गवाही देती हैं, मगर उनकी हलाकत की साजिश रचने को अपने वालिद का बदला करार देती हैं। इसी खिताब में वो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी कहती हैं कि उन्हें फरमान बरदारी में भी अक्ल से काम लेना चाहिए था और खलीफा को भी कहती हैं कि उसे भी सुनी सुनाई बात पर इतना सख्त हुक्म जारी करने से कबल तहकीक कर लेनी चाहिए थी। चचनामा के मुताबिक राजा डाहर की बेटी ने कहा, दाना बादशाह वक्त पर वाजिब है कि जो कुछ भी दोस्त या दुश्मन से सुने उसे अक्ल की कसौटी पर परखे और दिल के फैसलों से उसका मुवाजना करे। वो मजीद कहती हैं कि पाक दामनी के एतबार से मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए बाप और भाई जैसा था और हम कनेजों पर उसने कोई दस्त दराजी नहीं की, लेकिन चौंकि उसने हिंद और सनद के बादशाह राजा डाहर को बर्बाद किया था, इसलिए हमने इंतकामन खलीफा के सामने झूठ बोला था। इस पर खलीफा ने गजबनाक होकर दोनों बहनों को दीवार में चुन देने का हुक्म दिया। बनु उमिया के दौर में सनद फतह करने वाले नौजवान सालार मोहम्मद बिन कासिम और मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर की अम्बीना कनीज अनारकली की मौत की कहानियों में खवातीन के दीवार में चुनवाए जाने की कदर मुश्तरक है। अनारकली के बारे में कहानी ये मंसूब है कि अकबर बादशाह ने उन्हें शहजादा नूरुद्दीन मोहम्मद सुलीम बाद में जहांगीर से मुआशिके की वजह से दीवार में चुनवा कर हलाक करवा दिया था, मगर अनारकली के वजूद के बारे में ही मुअर्रिखीन को शबा है और उनके बारे में तारीखी सबूत दस्तयाब नहीं है। चनांचा उनकी मौत की कहानी तो दौर की बात है और मोहम्मद बिन कासिम और राजा डाहर की बेटियों की हलाकत से मुताल्लिक पूरी है। कहानी पर भी मुअर्रिखीन तो फिर मोहम्मद बिन कासिम की मौत वाक़ातन कैसे हुई और मंदरजा बाला वाक़ये की तारीखी हकीकत किया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ है मोहम्मद बिन कासिम की सुनद में आमद और फतूहात का तज़किरा करते हैं और फिर ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद गए तो गए कहां। मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की अम्बीना कब्रें। बलूचिस्तान में अगर आप कराची से ग्वादर जाना चाहते हैं तो आप पहले तो RCD हाईवे पर कोई 2 घंटे की ड्राइव करेंगे, जिसके बाद बाएं जानब मुकरान कोस्टल हाईवे का आगाज होता है जो अपने आप में हैरतों से भरपूर सड़क है। यहीं पर थोड़ा आगे जाकर बाएं जानिब एक पत्थर की तख्ती पर लिखा है कि यहाँ फातिह संध मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं। नामूर मुसन्नफ और मुहक्किक सलमान रशीद के मुताबिक ये कब्रें मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की नहीं हैं, क्योंकि 8वीं सदी में अरब सनद के चौकंडी कब्रिस्तान जैसी नक्श व नुगार से मुज़य्यन कब्रें नहीं बनाया करते थे और वैसे भी कब्रों का यह तर्ज तामीर तकरीबन 16वीं सदी का करार दिया जाता है। एक और तहकीक के मुताबिक ये कब्रें 18वीं सदी के वसत से ताल्लुक रखती हैं और उसका तज़किरा मनान अहमद आसिफ ने अपनी किताब ए बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट में भी किया है। मगर पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम से मुताल्लिक मुतनाज़ बातों में से ये सिर्फ एक बात है। मुतालिया पाकिस्तान की दरसी कतब में अक्सर व बेशतर ये पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान की बुनियाद उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने संध की सरजमीन पर कदम रखा था। मोहम्मद बिन कासिम उम्वी दौरे हुकूमत के वो सालार थे जिन्होंने हिजरी साल और यहाँ के राजा डाहर को शिकस्त दी। बाज़ मुअर्रिखीन के नजदीक मोहम्मद बिन कासिम के आने से जनूबी एशिया में इस्लामी दौर का आगाज हुआ, सनद फतह हुआ
और यूं वाकयात का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ जो बिलआखिर पाकिस्तान के क़ियाम पर मुंतज हुआ। मगर मुख्तलिफ तारीखी हवालों के मुताबिक पैगंबर इस्लाम की आमद से कबल भी अरब ताजिर ब्रिस्गीर में रहाइश पजीर थे और कुछ के नजदीक यहाँ की मकामी खवातीन से शादियां तक कर रहे थे। किताब दी ग्रेट मुगल्लज एंड दीर इंडिया में मुसन्नफ डरक कोलियर उस हवाले से लिखते हैं कि इंडिया के जनब मगरिब में मालाबार के साहली इलाके मौजूदा कर्नाटक और केरला में अरब ताजिर यहाँ पहले से मुकीम थे और जब खता अरब में हुआ थी इस्लाम आया तो मुमकिना तौर पर इन अरबों ने भी इस्लाम कबूल किया होगा। अपनी किताब के इब्तिदाइये में उन्होंने खत्ता बरसगीर में इस्लाम के फैलने के हवाले से मुताद्दिद नजरियात का जिक्र किया है, जिसमें हिजरत, तलवार, खौफ, सूफिया के अमल और तबलीग, समाजी रतबे के हुसूल और प्रामन रवाबित मसलन तिजारत और बाहमी शादियां शामिल हैं। वो लिखते हैं कि जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के चंद वाकयात का इनकार तो नहीं किया जा सकता, ताहिम कई दीगर इलाकों मिसलन मालाबार के साहिलों में इस्लाम की कामयाबी का ताल्लुक जबर या मुसलमानों की अस्करी और सियासी बर्तरी से नहीं था। इसके अलावा उनके नजदीक नए मजहब के मजबूत और मुसावात पर मबनी पैगाम का असर बिलखुसूस नचली जात के अफराद पर जरूर हुआ होगा। चनांचा वो उस इलाके में पहले से अरबों की मौजूदगी का हवाला देते हुए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की आमद से कहीं कब्ल बरसगीर में इस्लाम की आमद का उर्सा मुतय्यन करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की दरसी कुतुब में आम तौर पर पढ़ाए जाने वाले बयानिए के बराकस तारीखी बयानिए भी मौजूद हैं। किताब फुतूहुल बल्दान 9वीं सदी ईस्वी में इब्बासी दौरे हुकूमत में तहरीर की गई और उसे इस्लामी फतूहात की तारीख की अहम तरीन और मुस्तनद किताबों में शुमार किया जाता है। इस किताब में मुसन्नफ अहमद बिन यही अल बलाजरी ने मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत के बाद के वाकयात खुसूसी तफसील से बयान किए हैं और ये भी बताया है कि कैसे बहुत से मफतूहा इलाके मुसलमानों के हाथ से निकले, वापस फतह हुए, किसी ने वापस अपना पछला मजहब अख्तियार कर लिया तो किसी ने मुसलमानों से अपना मुआहदा तोड़ लिया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले कोई मुसलमान मुहम सनद में हो सकता है, आई थी या नहीं। बलाजरी के मुताबिक खलीफा दोम उम्र बिन उल खत्ताब के दौर में 15 हिजरी में उन्होंने उस्मान बिन अबवालास तख्ती को बहरीन और अमान पर गवर्नर मुकर्रर किया तो उस्मान ने एक फौज थाना या ताना की जानिब भेजी। इसके अलावा उसी किताब में मुसन्नफ ने लिखा है कि उस्मान के भाई अल हुक्म ने अपने भाई अल मुगीरा इब्न अबू आसी को खलीज दीबल की जानब भेजा, जहां उन्होंने दुश्मन पर फतह पाई। फतूहुल बुल्दान का उर्दू तर्जुमा सैयद अबू अल खीर मौदूदी ने किया है, जिसमें उन्होंने दीबल को तो दरियाए संद के करीब वाक़े एक बड़ा तिजारती शहर करार दिया है, मगर थाना का तज़क्करा नहीं किया कि ये कौन सा शहर है। उसका तज़क्करा हमें अपने बतूता के सफरनामे में मिलता है, जब उन्होंने हुजूम ने यमन की बंदरगाह अदन के बारे में बताया है कि यहाँ अंडिया के कई शहरों बशमूल अथाना से भी जहाज आते हैं। चनांचा ये शहर अताना एंडीन रियासत महाराष्ट्र का शहर थाने या थाना है, जो मुंबई का पड़ोसी शहर है और यहाँ तक वसाई खाड़ी नदी के जरिए पहुंचा जा सकता है, जो इस शहर को साहिल से काफी दौर होने के बावजूद बुहैरा अरब से मिला देती है। खुता सनद और बलूचिस्तान में अव्वलीन इस्लामी महमात मौजूदा पाकिस्तान के दीगर खुतों में मोहम्मद बिन कासिम से पहले मुसलमानों की आमद के बारे में एक और रवायत फतूहुल बल्दान से ही मिलती है, जिसके मुताबिक सना 38 या सना 48 हिजरी में हजरत अली के दौर में और फिर सना 44 हिजरी में अमीर माविया के दौरे हुकूमत में कीकान मौजूदा किलात और बुना मौजूदा बनु पर हमले किए गए। अगर मोहम्मद बिन कासिम की सनद पर लश्कर कशी पहली फौजी मुहिम नहीं थी और उससे कबल भी इस इलाके पर हमले किए जाते रहे थे, तो फिर इस वाकये के बारे में क्या कहा जा सकता है जिसके मुताबिक इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने एक मजलूम औरत की पुकार पर मोहम्मद बिन कासिम को सनद की जानिब भेजा। ये कहानी भी चचनामा में काफी तफसील से मौजूद है। चचनामा या फतहनामा सनद खुता सनद की फतह पर लिखी गई पहली किताब तसव्वर की जाती है, क्योंकि इससे कबल मुअर्रिखीन ने सिंध और हिंद की फतह पर बाब तो बांधे हैं, लेकिन मुकम्मल किताबी सूरत में सिर्फ चचनामा ही मिलती है। चचनामा 13वीं सदी में अली कौफी की फारसी में तर्जुमा करदा किताब है, जो उनके मुताबिक उन्होंने एक अरबी किताब से फारसी में मुंतकिल है कि
ताहिम वो अरबी किताब अब तक बाकायदा दरियाफत नहीं हो सकी है, न ही इस हवाले से मालूमात हैं कि वो किसकी तसनीफ थी। ताहिम इस किताब में मौजूद रवायात और तारीखी हवालों को मुहक्किकीन परखने में कामयाब रहे हैं। चचनामा में बयान किए गए दीगर वाक़यात के बराकिस मुसलमान कैदियों के बारे में तहरीर इस वाक़ये की शुरुआत में उसकी सनद मौजूद नहीं है। माया नाज मुअर्रिख डॉक्टर मुबारक अली और मुहक्किक व मुसन्नफ मनान अहमद आसिफ की तहकीक के मुताबिक ये वाक़या दरस्त नहीं है। उसके अलावा तारीख इब्न खल्दून में भी दीबल की फतह के बाब में इस वाक़ये का तज़किरा नहीं है। मज़कूरा वाक़ये के बारे में लिखा गया है कि ये हज्जाज के गवर्नर मोहम्मद बिन हारून बिन ज़िरा नमरी के दौर में पेश आया। ताहिम बलाजरी और चचनामा दोनों ही ने वो साल नहीं लिखा जब ये वाक़या पेश आया। मोहम्मद बिन हारून नमरी का तुकर्रर चचनामा के मुताबिक 86 हिजरी में हुआ और मोहम्मद बिन कासिम का संध पर हमला 303 हिजरी या हाथी 212 ईस्वी में हुआ। इस हवाले से तारीख खामोश है कि अगर ये वाक़या पेश आया तो किस साल में हुआ और यह है कि इस वाक़ये के कितने अरसे बाद मोहम्मद बिन कासिम ने संध पर लश्कर कशी की। इसके अलावा अगर हुआ, हजरत उम्र के दौर से लेकर वलीद बिन अब्दुल मल्क के दौर तक का जायजा लें तो कह सकते हैं कि संध पर मोहम्मद बिन कासिम की लश्कर कशी कई दहाइयों तवील सिलसिले में ताज़ा तरीन कोशिश थी जिसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। फिर तारीख की कुतब में यह भी तज़क्रा है कि इस वक्त इलाफी या अलवी गुरवा के कई लोग मकरान में आ बसे थे। उनमें से एक को हज्जाज के अमलदार सईद बिन इस्लम किलाबी ने कत्ल किया था। चनांचा बदले में इलाफियों ने भी सईद बिन इस्लम को कत्ल कर दिया, जिस पर हज्जाज बिन यूसुफ ने इलाफियों की सरकूबी का फैसला किया था। जब खिलाफती उमवी की तरफ से मुकरान में बसे उन इलाफियों के खिलाफ बार बार महमात की गईं, तो ये लोग सनद में राजा डाहर के पास चले गए। चनांचा ये भी एक वजह थी कि खुद हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में मुकरान और सनद की तरफ बनु उमैया के मुखालिफीन मौजूद थे। इसके अलावा सनद की फतह की इस मुहिम पर बलाजरी के मुताबिक 1 करोड़ दिरहम खर्च हुए और उसके बदले में 12 करोड़ दिरहम का माल गनीमत हासिल हुआ। चनांचा मनान अहमद आसिफ अपने एक मजमून में लिखते हैं, जब सनद पर हमला हुआ तो उसका ताल्लुक बनु उमैया की शाख मरवान के मालियाती उमूर या बागियों के खिलाफ सरहदी खते पर कब्जे से था, न कि कज़ाकों की किसी रोमानवी दास्तान से। मोहम्मद बिन कासिम की हिलाकत के बारे में मशहूर अफसाना चचनामा में कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की हिलाकत राजा डाहर की 2 बेटियों की साजिश की वजह से हुई, मगर इस हवाले से डॉक्टर नबी बख्श खां बलूच का दावी है कि ये कहानी मनगढ़ंत और अफसानवी है। सुनद के मारूफ मुहक्किक और दानशूर डॉक्टर नबी बख्श खां N.A. बलूच ने चचनामा की सेहत और उसमें मौजूद तारीखी हवालों के बारे में जर्ह की है। डॉक्टर N.A. बलूच का चचनामा पर तहरीर किया गया मुकदमा भी अपने आप में एक पूरी किताब है, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की हलाकत और फिर राजा डाहर की हलाकत का जिक्र किया है। बेटियों के बगदाद की किसी दीवार में चुन दिए जाने की कहानी को कहानी ही करार दिया है, हकीकत नहीं। सबसे पहले तो उस कहानी के मुताबिक खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान भेजा था, दाराल खिलाफा बगदाद बलवाया। हालांकि उस जमाने में बगदाद का वजूद नहीं था, बल्कि दाराल खिलाफा दमिश्क था। उसके बाद उसमें लिखा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत हुई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मल्क के हुक्म पर हुई। ताहिम बलाजरी और दीगर मुअर्रिखीन के मुताबिक ये वाक़या खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मल्क के दौर में पेश आया। बलाजरी के मुताबिक वलीद बिन अब्दुल मल्क की मौत के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मल्क हुक्मरान हुए तो उन्होंने सालेह बिन अब्दुर्रहमान को इराक का वाली और यजीद बिन अबी कबशा को सनद का अमलदार मुकर्रर हुए। क्या यजीद ने मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके सालेह के पास इराक भेज दिया, जहां उन्हें हज्जाज बिन यूसुफ के साबिका इंतजामी हेडक्वार्टर वासत के एक उकूबत खाने में कैद करके ईजा रसानियां की गईं और वो हलाक हो गए। इसी बयान की तस्दीक तारीख इब्न खल्दून से भी होती है। फुतूहुल बल्दान में लिखा है कि जब मोहम्मद बिन कासिम कैद हुआ तो उन्होंने अपने साथियों को भी कैद कर दिया, तो उन्होंने अपने साथ होने वाले सुलूक पर ये अशियार कहे, हर चंद की मैं वासत में बीड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ, मगर कभी मैंने ईरान के कितने ही शह सवार जेर किए और अपने जैसे कितने ही पहलवानों को पछाड़ा है। एक और शार जो मोहम्मद बिन कासिम से मंसूब किया गया है वो कुछ यूं है,
उन्होंने मुझे ज़ाये कर दिया। जवान भी ऐसा कि मर्द नबरद और सरहद का मुहाफिज था। चुनांचा मोहम्मद बिन कासिम की माजूली और हलाकत से उस दूर में होने वाली सियासी साजिशें और आपसी दुश्मनियां भरपूर अंदाज में अयां हो जाती हैं।